नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कर्नाटक से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बड़ी खबर भी है और चौंकाने वाली खबर भी है। खबर यह है कि वक्फ बोर्ड ने 1200 एकड़ की किसानों की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि डीएम ने भी नीचे लेवल पर आदेश दे दिए कि भाई किसान अपनी फसल को उगाएं और उसके बाद उसे काटें और इस जमीन को खाली करके चलते बने। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर कब्जा कर देगा, अपनी संपत्ति को बढ़ाता रहेगा, ये कब तक चलेगा? अब ये भगवान भरोसे ये चीज हो गई है, क्योंकि सरकार से खासकर तीसरे टेन्योर में बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जेपीसी में इसको डाल दिया तो कुछ थोड़ा सा मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, किसानों की जमीन है तो भाई साहब वो किसान नेता अब कहां हैं जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए सरकार पर सवाल उठा रहे थे। कर्नाटक में जब ये मामला आया तो फिर चुप्पी साध ली। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ये बस मैं आपको ऐसे ही बता रही हूं। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मौजूद हैं, अश्वनी उपाध्याय जी। सर, क्या चल रहा है ये? अब कांग्रेस की सरकार है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें किसानों के लिए करने वाले अब क्यों चुप हैं? मैंने इसीलिए इस कानून को चैलेंज किया था। ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी बातें कही थी उसकी धज्जियां उड़ा रहा है ये। और सबसे बड़ी बात ये आपने कहा ना, चौंकाने वाली, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि जो किसान नेता किसानों के हक के बात करके दिल्ली को उन्होंने जाम कर रखा था। एक टुकड़ी उनकी गाजीपुर बॉर्डर पे बैठी थी, दूसरी टुकड़ी उनकी शंभू बॉर्डर पे बैठी थी। उसमें से कोई भी किसान नेता वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड ने इसके पहले मध्य प्रदेश में किसानों की ज़मीन पे दावा ठोका था, किसान नेता मौन थे। उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे दावा ठोका, किसान नेता मौन रहे। बिहार में ज़मीन का दावा ठोका, किसान नेता मौन रहे। तमिलनाडु में एक किसानों का गांव था और जहां 1500 साल से वहां एक मंदिर पुराना भी शिव था, मंदिर। वो शिव मंदिर भी किसानों ने बनवाया है। वो कोई टाटा बिरला जाके नहीं बनवाए थे, अंबानी अदानी का मंदिर नहीं था वो वहां पे तमिलनाडु में। 1500 साल पुराना किसानों का ही मंदिर था। मंदिर पे भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, किसानों की गांव पे भी दावा ठोक दिया, फिर भी किसान नेता मौन थे। और ये लेटेस्ट आप जो बता रही हैं, कर्नाटक में 1200 एकड़ ज़मीन है, कोई 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ नहीं, 1200 एकड़ ज़मीन, और उस पर एक वक्फ बोर्ड दावा ठोकता है। वक्फ बोर्ड डीएम को ऑर्डर करता है। अच्छा, डीएम को वक्फ बोर्ड का ऑर्डर मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। डीएम वक्फ बोर्ड का ऑर्डर मानने के लिए बाध्य है, उसको मानना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकता हम तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानेंगे। वक्फ बोर्ड ने डीएम को बोला जमीन खाली कराओ। डीएम साहब ने कानून के अनुसार, जो लिखा है वास्तव में कानून कांग्रेस का बनाया हुआ कानून है, सरकार भी वहाँ कांग्रेस की है, उन्होंने नीचे के अधिकारियों को बोला कि भैया जाओ वहाँ पे नोटिस चश्मा कर दो, और बाकायदा वहाँ जाके बोल दिया गया है कि एक काम करो, अपनी फसल काटो और खेत खाली करो। वो पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से जमीनों वो किसान खेती कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड जाता है, कह देता है। किसानों के रहनुमा नेता भी मौन है, राहुल गांधी भी मौन है, अखिलेश यादव भी मौन है, तेज प्रताप यादव भी मौन है, जितने भी हुड्डा भी मौन है, जितने आपके स्टालिन भी मौन हैं, जितने भी तथाकथित किसानों के रहनुमा बनते हैं, ममता बनर्जी भी मौन है, अभिनेता भी मौन है जो किसानों के समर्थन किया करते थे। तो आज आप देखो, किसानों की जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। नेता भी चुप, अभिनेता भी चुप है, लेखक भी चुप है, बुद्धिजीवी भी चुप है, पत्रकार भी चुप है, कलमकार भी चुप है, यूट्यूबर भी बहुत सारे चुप है, और सबसे बड़ी बात, किसान नेता ही चुप है, जो हर बात पे, छोटी छोटी बात पे कहते हैं धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भैया ठीक है, वहां पे कर्नाटक जाके प्रदर्शन नहीं कर सकते, दिल्ली के जंतर मंतर तो आओ। वहां नहीं जा सकते तो रामलीला मैदान तो आओ। और मान लो दूर वहां जाने में दिक्कत आ रही तो वो यहीं कर लो धरना कर। मैं तो राकेश टिकैत को सुन रही थी, लॉरेंस पर बोलने के लिए उनके पास वक्त था। मैं यही तो कह रहा हूं, सब पे बोलने का अधिकार है, लेकिन किसानों की जमीन जब वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगा, हम कह रहे हैं वक्फ बोर्ड का हेडक्वार्टर यहीं पे, इधर ही आ जाओ, धरना कर लो। वहां अगर जाने, कर्नाटक जाने में दूर लग रहा है, आपको लगता है किराया लगेगा, फ्लाइट का टिकट लगेगा या ट्रेन का टिकट लगेगा, तो दिल्ली में तो इकट्ठे हो सकते हो। और कुछ नहीं तो कम से कम हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान नेता इकट्ठे हो जाएं दिल्ली में, 2-4 दिन यहाँ धरना प्रदर्शन करें, जब तक वक्फ बोर्ड खत्म न हो जाए, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म न हो जाए, वक्फ कानून वापस न हो जाए। भाई एक कानून बना, उसको तो जब तक कानून वापस नहीं हुआ धरने पे बैठ गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वक्फ बोर्ड के ऊपर क्यों नहीं, खिलाफ क्यों नहीं बैठ रहे हैं। और जानती हैं आप, 1950 तक वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन थी वो मात्र 50,000 एकड़ थी।
ये जमीनों में जो बढ़ोतरी हुई है जब 1954 में नेहरू ने कानून बनाया तब हुई है। अंग्रेजों के कानून, जो अंग्रेजों वाला वक्फ एक्ट था जो 1913 में बना था, उसके जरिए 1913 से लेके 1953 तक 40 साल में मात्र 50,000 एकड़ जमीन इकट्ठा हुई थी वक्फ बोर्ड के पास। लेकिन जब 1954 में नेहरू ने कानून बना दिया और फिर उसको इंदिरा ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने मजबूत किया, 1955 में नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, 2013 में मनमोहन सिंह जी ने मजबूत किया, नतीजा क्या हुआ? 9.5 लाख एकड़ जमीन एक्स्ट्रा आ गई। और जमीन क्या है? किसानों की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, खेल का मैदान है, पशुओं का चारागाह है, गोचर जमीन है। अब पशुओं का चारागाह पे अगर वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, पशु कौन रखता है? अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला तो नहीं रखते। पशु कौन रखता है? किसान रखते। तो किसानों के जानवर कहाँ जाके चारा खाएंगे अगर चारागाह पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया? गांव में जमीन छोड़ी जाती है, भैया शादी विवाह होगा तो जानवर मतलब बारात आएगी, कहाँ रुकेगी? वो जमीन छोड़ी जाती है। गांव में खुले में शादी विवाह कौन करता है? किसानी तो करते हैं लोकल, जो बड़े बड़े लोग हैं तो होटलों में करते हैं, तो फार्म हाउस ले लेते हैं। तो जहां किसान की बेटी की शादी विवाह होता है उस जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। जहां किसान के बच्चे खेलते थे उस खेल के मैदान पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। जहां किसान के क्या बोलते हैं वहां पे उनका जो सार्वजनिक स्थान होता था उस पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। पार्कों पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, ऊसर जमीन पे कब्जा कर रहा है, बंजर जमीन पे कब्जा कर रहा है। नदियों के किनारे की जो जमीन होती थी जहां किसान अपना फसल उगाते थे, कुछ और करते थे, उस पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। पहाड़ियों पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, सेना की जमीन पे कब्जा कर रहा है, रेलवे की जमीन पे कब्जा कर रहा है, पार्कों में यह बोलते हैं अपना एयरपोर्ट के किनारे किनारे कब्जा कर रहा है, बंदरगाहों के किनारे कब्जा कर रहा है। चलो मैं किसान नेताओं को भैया बंदरगाह से कोई लेना देना नहीं, रेलवे से कोई लेना देना नहीं, ठीक है वो सरकार निपटेगी। लेकिन जहां जहां किसानों के, और ये 10 लाख एकड़ जमीन है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में किसानों से ही संबंधित जमीन है। या तो किसानों का खेल का मैदान, या किसानों का चारागाह, या किसानों की ऊसर जमीन, या किसानों की बंजर जमीन, या किसानों का जो शादी विवाह का स्थान छोड़ा गया वो जमीनें हैं। वो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करता जा रहा है। इसके बावजूद किसान नेता मौन है। इसलिए मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, मतलब कोई इनको दलाल कह रहा है, कोई इनको कुछ भी कह रहा है, मतलब ऐसे ऐसे शब्द उपयोग हो रहे हैं किसान नेताओं के लिए। और उसका मूल कारण है ये शांत बैठे हुए, ये बोल ही नहीं रहे। मतलब ऐसे ऐसे शब्द उपयोग, मतलब मैं उसको बोल नहीं सकता कैसे किसान नेताओं के बारे में शब्द आ रहे हैं। अच्छा एक बात आप सोचिए, दान कौन करता है? गरीब। अमीर तो अमीर दान करेगा, गरीब तो करेगा नहीं। कन्वर्ट कौन हुआ? गरीब हिंदू का अमीर हिंदू, गरीब हिंदू। जो जजिया नहीं दे पाया वही तो कन्वर्ट हुआ। जो डर गया, जो लड़ नहीं पाया, या तो वो कन्वर्ट हुआ, या तो जो जजिया नहीं दे पाया वो तो कन्वर्ट हुआ। आप तो नम्रता त्यागी, आज भी नम्रता चौधरी हैं, हम आपके पूर्वज लड़े, हमारे पूर्वज लड़े, जो लड़ पाए लड़े, नहीं तो जो जजिया दिया उन्होंने जजिया दिया, लेकिन कन्वर्ट तो नहीं हुए। तो कन्वर्ट केवल गरीब हिंदू हुआ। जब गरीब हिंदुओं के पास जजिया देने का पैसा नहीं था, कन्वर्ट हो गए, तो उनके पास अब बाद में इतनी कहां से जमीन आई कि वक्फ को दान कर रहे। इसलिए मैं कहता हूं कागज दिखाओ, तो कागज दिखाने की बात नहीं करते। अच्छा चलो गरीब अमीरों की बात आ जाओ। शाहरुख खान बता नहीं रहे कि उनके परिवार ने कितना वक्फ किया है। सलमान खान करोड़पति अरबपति, वो नहीं बता रहे हैं कि उनके परिवार ने कितना वक्फ किया। सैफ अली खान के पास तो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, वो भी नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने कितना वक्फ किया है। ठीक है, दुरानी साहब के पास बहुत जमीनें हैं, वो भी नहीं बता रहे उन्होंने कितना दान किया। मदनी साहब अमीर आदमी है, वो भी नहीं बता रहे उनके परिवार ने कितना दान किया। ओवैसी साहब अमीर हैं, वो भी नहीं बता रहे हैं कितना दान किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आए थे शादाब शम्स, वो तो कह रहे थे कि जितने भी लोग वक्फ बोर्ड के हितैषी बनते हैं ना, पता लगाइए, मैं चैलेंज करता हूं, ये सारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति लेकर बैठे हैं। किसी ने कुछ अपना रखा है, किसी ने कुछ एकड़ ले रखा है, करवाइए। वो सीधा चैलेंज कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि ये इन्होंने देना तो छोड़िए, इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन कब्जा कर रखा है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने फार्म हाउस बना दिया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन इकट्ठा करके सड़क के किनारे उस पर अपना पेट्रोल पंप बना दिया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री बना दिया है। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि उन्होंने 1 बीघा जमीन खरीदी है और अगल बगल की जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर दिया है और उसको अपने में मिला लिया है। ऐसे भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। भाई मुगलों को वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि उनकी कोई पुश्तैनी जमीन तो थी नहीं। जमीन तो अपनी दान की जाती है ना, अपना पैसा दान किया जाता है, अपनी मेहनत ईमानदारी की जमीन। मुगलों को जो यहाँ चाहे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, उनको वक्फ का अधिकारी नहीं था, उनकी कोई पुश्तैनी जमीन नहीं थी। जो उनके नवाब थे, निजाम थे, उनके जागीरदार थे, जमींदार, उनको भी वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि उनकी भी कोई पुश्तैनी जमीन नहीं। ठीक है, 1950 के और 1950 तक तो मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी, और वो जमीन कायदे से केंद्र सरकार के पास जानी थी, क्योंकि जब शासन बदल गया
तो जो जमीन ट्रांसफर होती है वो सरकार के पास जाती है। मान ली पहले उस सरकार के पास थी, तब इस सरकार के पास जाने, केंद्र सरकार के पास जानी चाहिए। और जो बाद में जमीन हुई 1950, भाई 1950 के बाद जयपुरिया ने धर्मशाला बनाया है, अग्रवाल धर्मशाला खूब बनी है, खूब जो है माहेश्वरी धर्मशाला खूब बनी है, बिरला मंदिर खूब बने हैं, वो तो कागज दिखा रहे हैं। तो 1950 के बाद जितने मंदिर बने वो लोग कागज दिखाने के लिए तैयार हैं, जितने बारात घर बने वो कागज दिखाने के लिए तैयार हैं, जितने जो है आपके धर्मशालाएं बनी वो कागज दिखाने के लिए तैयार हैं। तो ये लोग कागज दिखाने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल जमीनों पर कब्जा किया है, ये लैंड माफिया बन चुके हैं। और ये जमीनें हिंदुओं की हैं, सारी की सारी जमीनें हिंदुओं की हैं। और ये दो खेल कर रहे हैं, एक तो अमीरों को नोटिस भेज भेज के एक्सटॉर्शन करते हैं। नोटिस भेज दिया, तुम्हारा घर वक्फ की है, वो बेचारा परेशान, बोले काम करो 20 लाख रुपए दे दो, तुम्हें तारीख पे तारीख नहीं पड़ेगी, तुम्हें वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने आने नहीं पड़े, खत्म। दूसरा, जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल हैं, जिनको नियम कानून नहीं पता, जिन्होंने कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखी, उनको नोटिस भेजते हैं, कहते हैं कि भैया ये तुम्हारी जमीन पूरी वक्फ की है। बोलता है क्या करूं? बोले कन्वर्ट हो जाओ तो बच जाओगे। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड संविधान से चलता है क्या? भारत के संविधान में वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? अगर कोई भारत के संविधान में नम्रता जी WAQF नाम का शब्द ही नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? मेरी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड मुझे नोटिस भेज दे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो मैं डरूं किससे जब संवैधानिक तौर पे ऐसा कुछ है ही नहीं? लेकिन कानून तो है ना, संविधान अलग चीज है, कानून अलग चीज है। तो कानून के तहत क्या सजा है अगर मैं बात ना मानूं? संविधान भारत में एक है, कानून भारत में 6000 है, 6500 के आसपास है। तो वक्फ एक्ट ने अंग्रेजों ने बनाया 1913 में, बाद में उसको 1923 में थोड़ा उसमें बदलाव किया, लेकिन तब तक इतनी पावर नहीं थी वक्फ बोर्ड के पास कि जहां उंगली रख दे वो जमीन उसकी हो जाएगी। जो पावर उसको दिया है वो नेहरू जी ने 1954 में दिया है, फिर इंदिरा गांधी ने उसको अमेंड करके दिया है, फिर बाद में उसको नरसिम्हा राव ने 1995 में किया है। सबसे ज्यादा पावर 2013 में उसको मनमोहन सिंह ने दिया है। इतनी पावर दिया कि वक्फ बोर्ड को डीएम के ऊपर बैठा दिया। कायदे से जिले का पूरा मालिक डीएम होता है, पूरा लैंड रिकॉर्ड होता है, जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड होता है, एक एक खसरा नंबर, खतौनी नंबर, सबका जो मालिक कौन होता है? डीएम। लेकिन यहाँ वक्फ बोर्ड डीएम के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब डीएम इतना भी नहीं कह सकता है वक्फ बोर्ड को कि काम करो, जिस जमीन पे क्लेम कर रहे हो इस जमीन का कागज तो दिखाओ। नहीं, डीएम को तो वक्फ बोर्ड कहेगा खाली कराओ तो खाली कराओ। जैसे अभी आपने देखा ना कर्नाटक में 1200 एकड़ जमीन पे कलेक्टर को बोला खाली कराओ, तो कलेक्टर के पास उसकी बात नकारने का कोई पावर ही नहीं है। ये सिचुएशन है, इसलिए हमने इसको चैलेंज किया है। अभी जेपीसी में मैं गया था, जेपीसी में हम लोग गए हुए हैं, मैं, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जी, हम लोग वहां भी लड़ रहे हैं। मेरा ये, और सरकार 44 अमेंडमेंट लाई है, ठीक है, 22 सुझाव हमने और दिए हैं, टोटल हो गए 66। मतलब वक्फ एक्ट को भारत के संविधान के अनुरूप बनाने के लिए 66 बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जिस टायर में 66 छेद हो जाए ना, उसमें पंचर नहीं बनाते, वो टायर बदल देना चाहिए। और वैसे भी ये अगर अभी अमेंडमेंट आ भी गया तो एक बड़ी दिक्कत बनी रहेगी। मान लीजिए कहीं अग्रवाल धर्मशाला बनी, त्यागी धर्मशाला बनी, चौधरी धर्मशाला बनी, उपाध्याय धर्मशाला बनी, या जो भी धर्मशाला बनी, वहां जाके आप अगर बोलो कि ये जो धर्मशाला बनी है ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, हमारे पूर्वजों ने हनुमान मंदिर बनाने के लिए बोला हुआ था, तो आपका मुकदमा और अग्रवाल साहब का या जैन का या बिरला जी का जो बना हुआ है, आपका मुकदमा चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहीं अग्रवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला और बिरला मंदिर पे जाके ओवैसी बोल दें, या मदनी साहब जाके बोल दें, या बुखारी साहब जाके बोल दें, या सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली जाके बोलें कि ये जो जमीन आपकी धर्मशाला है या आपका मंदिर है या जो भी आपका है, ये हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया हुआ था, या ये कह दें ये तो बाबर की जमीन थी वक्फ की हुई है, या हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने इसको वक्फ किया हुआ है, तो जानते हैं मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, वो चला जाएगा ट्रिब्यूनल में। ये गलत है। वक्फ ट्रिब्यूनल बाकी किसी के लिए नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल है, केवल मुस्लिम्स के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, बहाई, सबका जो जमीन का मुकदमा है वो चलेगा नॉर्मल कोर्ट में। वहीं अगर मुस्लिम्स जाके कहें दें कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादा परदादा अब्बू ने, या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने इसको दान किया था, तो वो मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलेगा। इसलिए कहता हूँ एक देश एक विधान होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, समान दान संहिता हो, समान धर्मस्थ संहिता हो। और पहली बात, कोई भी चीज़
बिना कागज दिखाए नहीं होनी चाहिए। हवाई मुंह जबानी बात कोई नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया अश्वनी जी ये जानकारी देने के लिए। और बहुत से लोग इससे अभिन्न रहते हैं, कुछ चीज़ें फैक्टफुली उनको नहीं पता होती, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं और फिर वही अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग वाली बात हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है बहुत विस्तार से इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। बहरहाल इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि हर वीडियो में अश्वनी उपाध्याय हमेशा सलाह देते हैं आपको, शेयर ज्यादा से ज्यादा इसको कीजिएगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।